Hello guys, good evening everybody. Today we are going to discuss John Donne एल्टीग्रेट का ये एक पोइट है जिसकी एक पोएम कैनोनाइजेशन एल्टीग्रेट के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। आज हम लोग उस पोएम को और थोड़ा सा जॉन डन के बारे में भी कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जॉन डन आप जानते हैं एक मेटाफिजिकल पोइट था और मेटाफिजिकल पोइट के बारे में हम भी कुछ चीज़ों को जानेंगे। थोड़ा सा इसके पहले हम लोग जाने थे कि जॉन डन का जन्म आप जानते हो 22 जनवरी 1572 को, ओके, यानी क्या है 22 जनवरी 1572 को कहाँ पर हुआ था, तो आप कहोगे लंदन इन यूके के अंदर, यानी क्या है लंदन में इसका जन्म हुआ था। फादर इसके जॉन थे, ओके, इनके फादर का नाम भी क्या था, तो आप कहोगे जॉन थे। और इसकी मदर जो थी वो एलिजाबेथ हैबोट, ओके, ये इसकी मदर का नेम है। स्पाउस का मतलब आप कह सकते हैं इनकी वाइफ, ओके, तो वाइफ जो थी ना एनी मोर, ये इनकी वाइफ का नेम था। और शी डाइड आफ्टर, ओके, शी यानी कि एनी मोर की डेथ थोड़ा सा जल्दी हो गई थी। शी डाइड आफ्टर गिविंग बर्थ टू 12th चाइल्ड ऑन 15th अगस्त 1670 को, ओके, 15th अगस्त 15 यानी क्या है अगस्त 1600 यानी क्या है 17 को। और इन्होंने यानी क्या है एक 12th यानी कि 12वें बच्चे को जन्म देने के बाद इनकी डेथ हुई थी। तो इसके बाद से यानी क्या है जॉन डन की डेथ कब हुई, तो आप कहोगे 31 मार्च और 1631 को ये जॉन डन की डेथ हुई। अब जॉन डन के यानी क्या है कुछ थोड़ा सा आपको जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है ना वो भी पता होने चाहिए, उनसे भी कभी यानी क्या है क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है ये वर्क्स किसके यानी क्या किस राइटर का लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको वर्क्स की जानकारी होनी चाहिए। जैसे देखो होली सोनेट्स, इसके कुछ यानी क्या है जो फेमस वर्क है मैंने वही लिखे हुए हैं। तो होली सोनेट्स आप कहोगे जॉन डन का एक फेमस यानी क्या वर्क है, ओके, सैटायर एंड एलिजीज, क्योंकि जॉन डन को अगर आप देखोगे तो ये होली सोनेट्स लिखा करते थे, एलिजीज लिखा करते थे, और इसके साथ साथ आप देखोगे तो रिलीजियस थिंग्स लिखा करते थे, ओके। तो सैटायर एंड एलिजीज, ओके, ड्राइंग पोइम्स हैं। द गुड मॉरो, ये मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट वर्क है, आपको पता होना चाहिए, ओके। द गुड मॉरो, द फ्ली, ओके, फ्ली भी इसकी बहुत फेमस पोइम है, ओके। द रेलिक, डेथ वी नॉट प्राउड, बेटर, माई हार्ट, डेथ्स ड्यूअल, आ फ्यूनरल, ओके, ये उनकी कुछ यानी क्या है वर्क के नेम है। एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ये भी उनकी यानी का एक अच्छी वर्क है। द कैनोनाइजेशन, ये भी इनकी यानी का है पोइम है, और इसे तो हम लाइन टू लाइन भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो इस पोइम के बारे में जानेंगे। अभी तो हमने थोड़ा सा यानी का इंट्रोडक्शन जॉन डन के बारे में जाना है, अब हम इस पोइम से रिलेटेड कुछ तथ्यों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम थोड़ा सा पोइम कैनोनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। कैनोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ओके, इसका मीन क्या है, तो आप कहोगे क्या, प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस, यानी कि क्या होता है जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी यानी क्या धर्म में, क्रिश्चियन में जो कोई भी ऐसा बंदा रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रिलीजियस टाइप का रहा हो, तो ऐसे लोगों को मरने के बाद उन्हें सेंट की उपाधि दे दी जाती है, ठीक है, सेंट्स मान लिया जाता है उनको। जैसे आपने जीवी शॉ का एक वर्क पढ़ा हो सेंट जॉन, ओके, आफ्टर डेथ सेंट जॉन को भी क्या मान लिया गया था, तो आप कहोगे उसे सेंट मान लिया गया था, राइट। ऐसे ही आप कुछ अपने यहाँ भी देख सकते हो, ओके, कोई भी व्यक्ति जो इस टाइप का रहा हो जिन्होंने एक अच्छाई के लिए एक रिलीजियस जीवन को जिया हो, ठीक है, और रिलीजियस चीज़ों के लिए ही उसने अपना अधिकांश समय व्यतीत किया हो। जैसे आप अपने इंडिया में ले लो, मदर टेरेसा को ले लीजिए, ठीक है, तो उन्हें भी सेंट मान लिया गया। स्वामी विवेकानंद है, ठीक है, तो उनको भी संत विवेकानंद के नाम से जाना जाता है, तो उनको हमने क्या मान लिया है, संत मान लिया है। कैनोनाइजेशन का मतलब भी यही होता है, यानी कि हाँ किसी को भी संत मान लेना ही क्या कहलाता है, कैनोनाइजेशन। इसे इंग्लिश में हम लोग कैनोनाइजेशन कहते हैं और हिंदी में आप उन्हें कहोगे संत मान लेना। दूसरी बात क्या है, देखो इस पोइम से रिलेटेड कुछ बातें आपको जो जाननी है वो है, देखो इट्स टाइटल इज पैराडॉक्सिकल। अच्छा, इसका जो टाइटल है ना वो कैसा है, पैराडॉक्सिकल है, मतलब इसमें आपको थोड़ा सा पैराडॉक्स नजर आएगा। पैराडॉक्स का मतलब है ब्रोथ, ओके, आपको थोड़ा सा ब्रोथ वाली बातें भी इसमें नजर आएंगी
क्योंकि आप अक्सर यही उम्मीद करते हो कि अगर कैनोनाइजेशन की बात है, अगर सेंट मानने वाली बात है, तो सेंट उसी को तो आप मानेंगे जिसने अपना रिलीजियस लाइफ जिया हो, जो आध्यात्मिक यानी कि चीज़ों की तरफ यानी कि आगे बढ़ा हो, जिसने अपने जीवन को आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति समर्पित कर दिया हो, जिसने ऐसे सांसारिक जीवन से अपने आप को दूर करने का प्रयास किया हो। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है ना जॉर्डन, वो कहीं अपने आप को इस संसार से दूर नहीं कर रहा, अपने आप को भौतिकवादी चीज़ों से दूर नहीं कर पाता, बल्कि उन भौतिकवादी चीज़ों में ही लिप्त हो जाता है। जैसे इस पोइम के अंदर आपको मिलेगा, तो आप क्या पाएंगे इसके अंदर, कैनोनाइजेशन इसका थीम जो है ना, इसमें आप जो बात करोगे, जिस पर बातें हो रही हैं, वो क्या है, वो लव है। आप कहोगे फिर अगर कोई सेंट है, सेंट बनाने की बात कर रहे हैं, तो फिर वो इन चीज़ों में लिप्त क्यों है? तो इसीलिए तो इसका टाइटल क्या है, आप कहोगे पैराडॉक्सिकल है। ओके, अच्छा, इस पर कुछ कमेंट भी हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखो, कॉलरिज, सेंट कॉलरिज नाम सुना हो आप लोगों ने, तो सेंट कॉलरिज ने कहा था इस पोइम के बारे में कि वन ऑफ हिज फेवरेट पोइम्स, ये पोइम सेंट कॉलरिज ने कहा कि ये पोइम उनकी फेवरेट पोइमों में से एक है। ओके, तो ये आप कमेंट भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि किस कवि ने किस यानी क्या है पोइम को क्या कमेंट किया है। तो एस.टी. कॉलरिज ने कहा था कि वन ऑफ हिज फेवरेट पोइम्स, ये उसकी यानी क्या कुछ जो फेवरेट पोइम है ना, उनमें से एक रही है ये पोइम। अच्छा, उसके बाद एक और राइटर हैं क्लीनेथ ब्रुक्स। क्लीनेथ ब्रुक्स एक राइटर है, उन्होंने भी इस पोइम को कमेंट किया था और क्या कहा था कि द पोइम इज देन अ पैरोडी ऑफ क्रिश्चियन सेंटूड। ये क्या है, एक पैरोडी है, और पैरोडी भी आप जानते हो क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, एक पैरोडी है, एक मजाक के तौर पर है, और किसका मजाक है, क्रिश्चियन सेंटूड का। ओके, क्रिश्चियन में यानी क्या है भाई, सेंट, क्या आप जो व्यक्ति यानी क्या है प्यार व्यार के मामले में लिप्त हो, क्या आप ऐसे व्यक्ति को ही आप सेंट मान लोगे? ओके, तो आप कहोगे नहीं, ऐसे व्यक्ति को तो नहीं मान सकते। इसीलिए इस पोइम में तो जो पॉइंट है ना, वो कुछ ऐसी ही उम्मीद करता है। इसीलिए इसको यानी क्या है क्लीनेथ ब्रुक्स ने क्या कहा था, द पोइम इज देन पैरोडी ऑफ क्रिश्चियन सेंटूड। ये क्रिश्चियन सेंटूड का पैरोडी है, मजाक उड़ाया गया उसका, बट इट इज एन इंटेंशनली सीरियस पैरोडी। लेकिन फिर भी ये पैरोडी कोई आम पैरोडी नहीं है, ये अपने आप में एक आप कहोगे सीरियस है। ओके, तो सीरियसली इन बातों को लिखा गया है। दूसरा, कुछ पोइम से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1633। ओके, ये 1633 में आफ्टर द डेथ ऑफ जॉर्डन। ओके, और जॉर्डन की डेथ आपको 16 यानी कि 31 में हुई थी। ओके, लेकिन ये पोइम कब पब्लिश हुई है, 1633, यानी कि पॉसिबली आफ्टर द डेथ ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन की डेथ के बाद यानी कि इस पोइम को पब्लिश कराया गया, और वो भी किस में हुई थी, इन सॉन्ग्स एंड सोनेट। ये बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स ये क्या है, ये एक कलेक्शन था इनका। ठीक है, इस कलेक्शन में आई हुई पोइम है। ठीक है, इस कलेक्शन में आई थी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम के यानी कि कलेक्शन में, और 1600 यानी कि 33 को ये पोइम पब्लिश हुई थी। इस पोइम में और क्या है, देखो, इट इज डिवाइडेड इनटू 9 लाइन्स स्टेंजा। ये 5 भागों में बटी हुई है, 9 लाइन की स्टेंजा हैं इसके अंदर। ओके, 9 लाइन की स्टेंजा है, और आप जानते हैं कि जिसमें 9 लाइन के स्टेंजा हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं स्पेंसेरियन स्टेंजा। स्पेंसेरियन स्टेंजा, तो स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखी हुई लाइन है। ठीक है, टोटल आप कहोगे ऐसा कितनी बार हुआ है, यानी कि स्पेंसेरियन स्टेंजा कितनी बार यूज हुआ है, 5 टाइम्स, 5 बार यूज हुआ है। और एक स्टेंजा में 9 लाइन है, तो टोटल लाइन कितनी हुई, तो आप कहोगे 45 टोटल लाइन्स हैं इस पोइम के अंदर। ओके, अब इसके बाद देखते हैं इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। तो इसकी राइमिंग स्कीम में आप ले सकते हैं A B B A C C C और उसके बाद से D और D। ओके, तो ये क्या है अपने आप में, ये अपने आप में इसकी राइमिंग स्कीम हुई। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, और ये बातें आपको पता होनी चाहिए। पोइम पढ़ने से पहले इन चीज़ों को जान लेना बहुत ज़रूरी है, और इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद से मैं आपको आगे हम लाइन टू लाइन इस पोइम को डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ हम लोग कैनोनाइजेशन इस पोइम को लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। इसकी लाइनें लिखी हुई हैं, और थोड़ा सा इसके मीनिंग को समझने का प्रयास करना। वैसे तो इजी लैंग्वेज है, और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस पोइम की स्टार्टिंग एकदम एब्रप्टली आपको मिलेगी। ओके, इसमें कोई इधर उधर की इंट्रोडक्शन और ये सब कुछ नहीं है। ओके, सीधा डायरेक्ट स्टार्टिंग होगी, और थोड़ा सा आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में है क्या चीज़ है। देखो, जैसे ही यानी क्या है जॉर्डन
एक लाइन बोलते हैं, देखो क्या है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग। देखा एकदम एब्रप्टली यानी क्या है स्टार्टिंग हो रही है, फॉर गॉड सेक यानी क्या है भगवान की खातिर, होल्ड योर टंग अपनी जबान बंद रखो। ओके अच्छा एक्चुअली है क्या, देखो जॉन डन क्या कर रहा है, ही इज बिजी इन मेकिंग लव। ओके यानी कि मेकिंग लव में यानी क्या है वो थोड़ा बिजी है। तभी क्या होता है, एक इंट्रूडर, एक कोई बाहर का व्यक्ति आता है और वो उसे यानी कि ऐसा करने से मना करता है, उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जॉन डन कहता है नहीं भाई, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। ओके तुम अपना काम जो भी करना है तुम्हें वो तुम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। ओके तो वो यही बात कहना चाह रहा है, उस इंट्रूडर से बातें हो रही हैं। यहाँ इंट्रूडर कोई यानी का है जवाब आपको देता हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ यानी का है जो स्पीकर है ना वही कुछ आपको कहता हुआ नजर आएगा। और किससे कह रहा है, उस इंट्रूडर से कह रहा है जो उसे ऐसा करने से, जो उसे यानी का मेकिंग लव, जो उसे प्यार करने से रोकना चाहता है। तो उसे क्या कहता है, देखो फॉर गॉड सेक भगवान की खातिर क्या करो, होल्ड योर टंग तुम अपनी जबान बंद रखो। ओके तो जो स्पीकर है ना वो क्या कर रहा है उसे कि भगवान की खातिर तुम अपनी जबान बंद रखो। देखा आपने एकदम अचानक से स्टार्टिंग हो गई, इधर उधर से कोई चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया, इधर उधर से कोई चीजों को वर्णन नहीं किया है, सीधा डायरेक्ट यानी क्या है आपको देखने को मिलेगा कि एकदम डायरेक्ट जवाब मिलता है। ओके फॉर गॉड शेक यू नो होल्ड योर टंग, भगवान की खातिर तुम अपनी यानी क्या है इस जबान को बंद रखो, एंड लेट मी लव, और मुझे क्या करने दो, मुझे प्यार करने दो। भाई मुझे आप अपने इस काम से क्यों रोकते हो, तो मुझे प्यार करने दो, और तुम भगवान के खातिर तुम अपने इस यानी के विचारों को, अपनी इन बातों को बंद कर रखो। ओके आप मेरे को कोई यानी क्या है इसके बारे में कोई लेक्चर मत दो, मुझे तुम कुछ भी मत सुनाओ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा मत कहो मुझसे। और चाइल्ड माई पॉलिसीज, अच्छा पॉलिसीज का मतलब आप कह सकते हो वही पैरालाइज। ओके तो तुम क्या देखो, और चाइल्ड माई पैरालाइज और माई गाउट, गाउट कहते हैं ना जो गठिया बीमारी होती है ना उसके लिए। तो कह रहा है कि तुम मुझे मेरे पैरालाइज के लिए या फिर मेरे गठिए के लिए तुम मुझे यानी क्या है ये समझ रहे हो कि शायद मैं इस लायक नहीं, मैं बेकार हूं। ओके क्योंकि अब इस समय पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसकी उम्र अब तो काफी ज्यादा हो चुकी है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भाई ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। वो उसे कह रहा है कि तुम अपना काम करो। ओके तुम मेरी पॉलिसीज के लिए, मेरे गाउट के लिए यानी क्या है मुझसे ऐसा करने से मना कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। माई 5 ग्रे हेयर्स, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि अब उसके यानी क्या है देखो 5 ग्रे हेयर्स, उसके 5 जो बाल है ना वो भी सफेद पड़ गए हैं। अब बाल सफेद पड़ गए, इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ सकते हैं कि वह वृद्ध हो गया, वो ये कहना चाह रहा है। और वृद्ध हो गया तो फिर तुम्हें इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। ओके यू शुड नॉट यू नो लव मेकिंग, आपको लव मेकिंग नहीं करना चाहिए। और रुंड फॉर्चून फ्लाउट, या फिर आप क्या कहोगे, रुंड का मतलब उसका बेकार, ओके उजड़ा हुआ उसका आप कहोगे यानी क्या है जो भाग्य है, फॉर्चून का ना भाग्य, और फ्लाउट का मतलब क्या होता है, तो यू कैन से लाइक यू नो जोक मारना, ठीक है यानी कि उसका मजाक उड़ाना। ओके तो तुम क्या कर रहे हो, मेरे इस यानी क्या है बेकार और इस यानी क्या है दुर्भाग्यपूर्ण मेरे इस भाग्य का तुम मजाक उड़ा रहे हो कि मैं इस लायक नहीं हूं। ओके और क्या है, विद वेल्थ योर स्टेट, बल्कि सही बात तो यह है कि विद वेल्थ यानी कि धन की इस परिस्थिति को तुम अपने लिए भी देखो। ओके विद वेल्थ योर स्टेट, उसे कहना चाह रहा है इंट्रूडर से स्पीकर के तुम अपनी स्थिति देखो भाई, तुम अपने पैसों से अपनी लेन देन पैसे वाली यानी कि स्थिति को तुम अपनी को सुधारो। ओके योर माइंड विद आर्ट्स, और हो सकता है कि तुम अपने माइंड को ट्रेंड करो, किससे, आर्ट से, कुछ आर्ट सीखो। ओके कुछ चीजों को सीखो, अपने माइंड को ट्रेंड करो, तुम अपने काम पर ध्यान दो। और तुम क्या कर सकते हो अपने काम में, तो उसने कहा कि तुम अपनी यानी कि वेल्थ के मामले में अपनी स्टेटस को सुधारो, अपनी स्टेट को सुधारो, तुम अपनी इन चीजों पर ध्यान दे सकते हो। योर माइंड विद आर्ट्स, तुम चाहो तो अपने यानी कि माइंड को अपनी कुछ कलाएं सीख करके, ओके कुछ चीजों का कुछ ज्ञान प्राप्त करके आप क्या कर सकते हैं, अपने माइंड को ट्रेंड कर सकते हो, आपको इम्प्रूव। ओके तो विद यू नो विद आर्ट्स इम्प्रूव, तो आर्ट सीख करके क्या कर सकते हैं आप अपने माइंड को इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हो। तो आपको अपनी इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरी तरफ। नेक्स्ट क्या कहता है, टेक यू अ कोर्स, तुम चाहो तो कोई कोर्स ले लो। कोर्स से मतलब वही आप कह सकते हैं स्टडी, आप कुछ पढ़ लो भाई। ओके आप भी तो कभी कहते हो ऑनलाइन कोई कोर्स ले लिया हमने। ओके तो यही बात हो रही है, देखो टेक यू अ कोर्स, तुम कोई यानी कि स्टडी कर लो। गेट यू अ प्लेस, जिससे कि तुम भी अपने लिए इस समाज में कोई एक अच्छा स्थान प्राप्त कर पाओ, आपका भी अपना कोई समाज में एक स्टेटस हो,
ओके, तो समाज में आपका भी एक प्लेस हो, आपका भी स्टेटस हो, या फिर आप कह सकते हैं कि प्लेस का मतलब आप होम या फिर हाउस से भी समझ सकते हो कि भाई तुम्हारा भी अपना, यानी कि जब तुम कुछ अच्छा पढ़ लिख लोगे, तुम कोई एक अच्छा कोर्स कर लोगे, तब क्या हो जाएगा, गेट टू अ प्लेस, तब तुम्हें कोई एक अच्छे घर की यानी क्या है प्राप्ति हो जाएगी, तुम अपने यानी क्या है लेवल को अच्छा बना सकते हो। ऐसा आपको करना चाहिए। ऑब्जर्व हिज ओनर, और क्या कहता है उससे कि तुम अपने यानी क्या है ओनर की तरफ सोचो, अपना खुद का सम्मान बढ़ाओ। ओके, अपने ओनर को इंप्रूव करने के बारे में सोचो, तुम मेरे बारे में क्यों ध्यान देते हो। और हिज ग्रेस, ओके, और हिज ग्रेस, और अब से अपनी यानी क्या है ग्रेस को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और क्या कहता है देखो, और द किंग्स रियल, या फिर वो क्या करे, जो राजा है ना, उन राजाओं के यानी क्या दरबार में जाए, राजाओं के दरबार में अपनी यानी क्या इसे कला का प्रदर्शन करे, और वहां उनका भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे। और हिज स्टम्प्ड फेस, और देखो स्टम्प्ड फेस का मतलब जैसे कॉइन होता है ना, कॉइन, ठीक है, कॉइन पर आप लोगों ने देखा होगा जो राजाओं के पहले क्या है ना, जो चेहरे उसमें दिए होते थे, ठीक है, तो इसका मतलब यही है स्टम्प्ड फेस। तो और हिज स्टम्प्ड फेस, या फिर आप क्या करो भाई, राजाओं के चेहरे पर यानी क्या है जो कॉइन जो होता है, उसके कॉइन पर यानी क्या लगे हुए जो चेहरे होते हैं ना, उनको यानी क्या है आप एकत्रित करो, अपनी यानी क्या उस वेल्थ को बढ़ाने का प्रयास करो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपनी वेल्थ बढ़ाओ, ठीक है, अपनी धन संपत्ति को यानी क्या है आप लोग बढ़ाओ, अपनी इमेज को बनाओ, अपना ओनर यानी क्या है रखो। ओके, तो ये सब काम आप अपने लिए कर सकते हो। कंटेम्पलेट व्हाट यू विल इंप्रूव, और वो कुछ भी आप कंटेम्पलेट करो, व्हाट यू विल इंप्रूव, जो आपको क्या करती हो, आपकी स्थितियों को सुधारती हो, कुछ ऐसा करो जिससे आपका इंप्रूवमेंट हो जाए, आपकी यानी कि स्थिति सुधर जाए, कुछ ऐसा करने का आप प्रयास करो। सो यू विल लेट मी लव, और सिर्फ मुझे यानी क्या करने दो, लेट मी लव, मुझे प्यार करने दो, और मेरे इस काम में यानी क्या आप मुझे हस्तक्षेप ना करो, जो तुम्हें करने वाले काम है उन पर तुम काम करो, और मुझे यानी क्या डिस्टर्ब ना करो, मुझे लेट मी लव, मुझे यानी क्या प्यार करने दो। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा देखोगे, अलास, अलास हु इज इंजर्ड बाय माय लव। तो देखिए अब थोड़ा सा बातें आगे बढ़ती हैं उसकी, और क्या कहता है देखो कि अलास, अलास हु इज इंजर्ड बाय माय लव, बड़ी दुख की बात है, अलास बड़े दुख की बात है, हु इज इंजर्ड बाय माय लव, मेरे प्यार से आखिर कौन घायल हुआ है, भाई मेरे प्यार करने से आखिर किसको दुख हुआ है, कौन घायल हुआ है। बड़े दुख की बात है कि मेरे प्यार से ऐसा तो शायद किसी के साथ नहीं हुआ हो। ओके, और क्या कहता है कि व्हाट मर्चेंट्स शिप्स हैव माय साइज ड्रॉन, अरे क्या हुआ देखो, व्हाट मर्चेंट शिप्स, क्या किसी यानी क्या है व्यापारी का, किसी मर्चेंट के जो शिप्स हैं वो मेरे यानी क्या प्यार में आही बढ़ने से, साई का मतलब जानते हो आही बढ़ना, तो प्यार में मेरे आही बढ़ने से आखिर किसी यानी कि मर्चेंट के, किसी व्यापारी के कहीं जहाज डूबे हो तो बता दो। ओके, और अगर मेरे प्यार करने से किसी को कोई चोट पहुंची हो तो बता दो, ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ओके, हु सेज, कौन कहता है, हु सेज माय टीयर्स हैव ओवरफ्लोड, ओके हिज ग्राउंड, और ये कौन कहता है आपसे कि मेरे इन यानी क्या है इस प्यार में गिराए गए इन आंसुओं से, मेरे यानी क्या है इस प्यार में जो आंसू हमने बहाए हैं, उन आंसुओं से आखिर किसी की जमीन डूबी हो, वहां पर ओवरफ्लो मतलब समझ रहे हो, पानी भर जाना। ओके, तो वहां उनके यानी कि इन आंसुओं से कहीं उनकी जमीन डूब गई हो, खेत भर गया हो, पानी भर गया हो, तो आप बता दीजिए, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। ओके, when did my colds forward spring remove, और क्या कहता है देखो कि when did my colds, क्या कहीं ऐसा हुआ हो कि मेरी वजह से फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव, कहीं मेरे इस प्यार की वजह से स्प्रिंग रिमूव का मतलब जो बसंत ऋतु का समय है, ओके, जो बसंत ऋतु का समय है, बसंत ऋतु अपने समय पर आने से रुक गई हो, कहीं ऐसा हुआ, तो आप कहोगे ऐसा तो कहीं नहीं हुआ है। ओके, कि भाई क्या कभी ऐसा हुआ कि मेरे प्यार करने से यानी कि बसंत ऋतु अपने टाइम पर ना आई हो, तो ऐसा नहीं हुआ, ना तो किसी यानी मेरे प्यार करने से किसी की जमीन डूबी है, ना तो किसी व्यापारी के जहाज डूबे हैं, और ना ही यानी क्या है मेरे प्यार से कोई घायल हुआ है, तो फिर भाई मुझे प्यार क्यों नहीं करने देते, ये कहना चाह रहा है राइटर। देखो आगे की लाइन करो कि when did the heats which my beans fill
add one more to the plague bill। क्या कह रहा है देखो कि when did heats, जब यानी कि देखो यहाँ heat का मतलब क्या है, तो आप कहोगे heat of love, ओके, प्यार की गर्मी। तो क्या कह रहा है कि when did the heats which my veins fill, यानी मेरी जो रक्त वाहिनियां है, मेरी इन नशों के अंदर प्यार की जो गर्मी है, क्या उससे ऐसा हुआ कि एड वन मोर, क्या किसी को यानी ऐड हो गया हो वन मोर टू द प्लेगी बिल, यानी कि प्लेगी बिल का मतलब किसी को अगर यानी कि प्लेग की बीमारी हो गई हो, और मरने वाले लोगों की बिल का मतलब आप कह सकते हो यहाँ लिस्ट से है, ठीक है, मरने वाले लोगों की लिस्ट में और उसका नाम जुड़ गया हो, तो शायद मुझे तो नहीं लगता कि शायद ऐसा हुआ हो। क्या कहना है कि उसके यानी क्या है प्यार की गर्मी जो किसमें है, जो उसकी नशों में, जो उसके शरीर के अंदर यानी क्या है भरी हुई है, क्या उससे ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति को यानी क्या उसने मौत के घाट उतार दिया हो, मरने वाले के लोगों की लिस्ट में उसका नाम क्या कर दिया हो, ऐड कर दिया हो, क्या ऐसा हुआ? तो आप कहोगे ऐसा तो नहीं हुआ भाई, ऐसा नहीं हुआ, यानी क्या मेरे प्यार से इसका मतलब है किसी को कोई नुकसान यहाँ तक तो नहीं हुआ। और फिर क्या कहते हैं देखो, सोल्जर्स फाइंड वॉर्स, अच्छा हर व्यक्ति अपने अपने काम में लगा हुआ है। जैसे देखो सोल्जर्स जो हैं वो युद्ध करने लगे हुए हैं, उनके पास यानी कि ढेर सारे युद्ध हैं, वो अपना काम युद्धों में यानी कि अपने काम को करने लगे हुए हैं। एंड और जो लॉयर्स है ना, देखो आगे की लाइन क्या कहती है, एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिगियस मैन। देखो लिटिगियस मैन का मतलब जानते हो, झगड़ालू टाइप के लोग, ऐसे लोग जिन पर कोई यानी क्या है मुकदमा वगैरह चल रहा हो, कोई लड़ाई झगड़े में यानी कि लिप्त लोग हों, तो एंड लॉयर्स फाइंड, और जो वकील है ना उन लोगों को मिल जाते हैं। कौन मिल जाते हैं? लिटिगियस मैन, यानी क्या है लिटिजियस मैन का मतलब वही यानी कि झगड़ालू टाइप के, यानी क्या है जिनके पास कोर्ट कचहरियों के यानी क्या है कोई केसेस चल रहे हैं, ऐसे लोग इन यानी क्या है लॉयर्स को बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, सोल्जर्स को युद्ध मिल जाते हैं, विच क्वारल्स मोर, जो क्या करते हैं, जो अक्सर यानी क्या लड़ाई झगड़े किया करते रहते हैं, ऐसे लोग वकीलों को मिल जाते हैं। सोल्जर्स को यानी क्या है करने के लिए युद्ध मिल जाता है। दो शी एंड आई डू लव, और इसी प्रकार से यानी कि इन सब के पास अपना अपना काम है, तो फिर हमारे पास ओके, और दो यानी कि इसलिए क्या है कि शी एंड आई, उसके और मेरे पास भी अपना काम है, और वो काम क्या है, डू लव का मतलब प्यार करना। ओके, तो यहाँ पर जो राइटर है ना वो अपनी यानी क्या है बिलव्ड, अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहा है कि भाई उसके पास और मेरे पास भी अपना काम है, और वो काम क्या है, प्यार करना। तो जब यहाँ पर यानी क्या है जो लॉयर्स है उनके पास अपना काम है, जो सोल्जर्स है वो अपना काम करने लगे हुए हैं, मेरे प्यार से किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो फिर मुझे भी प्यार करने दो, और मुझे इसमें डिस्टर्ब क्यों करते हो। ये आपका यानी क्या है सेकंड स्टेंजा है। हम लोग 2 स्टेंजा डिस्कस कर चुके हैं, इस पोएम के कुछ की फैक्ट्सों को हमने डिस्कस किया है, और इसके बाद अभी 3 इसके यानी कि स्टेंजास और बाकी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू, बाय।